हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ओबिटा पर। और आज मैं आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ साइंस का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम्स के कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ महीने बोल सकते हैं, कुछ महीने क्या एक ही महीने बोल सकते हैं आपका। किसी के 18 फरवरी, किसी के 24 फरवरी से एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो इन सब जो हमें एग्जाम्स आने वाले हैं, इनमें सब में एमसीक्यूज तो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस बार। तो इन सब एमसीक्यूज की तैयारी मैं करा रहा हूँ। और साइंस के इतने बड़ा चैप्टर सारी सीरीज चल रही जो हमारी, आप सबको पता ही होगा इन सीरीज में मैं क्या क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इन साइंस सीरीज में मैं जितने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस डली हैं उन सब में मैंने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करवाया है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 से 20 एमसीक्यूज आपको हर एक टॉपिक के प्रोवाइड करवाए हैं। हर एक एमसीक्यू सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के, हर एक चैप्टर्स के मैंने 15 से 20 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के आपको प्रोवाइड करवाए हैं। 100+ आपको हर एक चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज दिया है। तो आप जाके देख भी सकते हैं हमारे चैनल ओबिटा पे। प्लेलिस्ट डली है क्लास 10 के नाम से और क्लास 10 साइंस चैप्टर्स के नाम से हमारे चैनल पर डली हुई है। वहाँ पे जाके आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं और सारे एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। असर्शंस एंड रीजंस, केस बेस, प्रीवियस ईयर, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में। तो एक चैप्टर एक वीडियो काफ़ी है, छोड़ देंगे आप एग्जाम्स को। तो आज का जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि रखता है 7 से 8 नंबर हमारा वेटेज रखता है अपने फिजिक्स में। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहला तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हमें पढ़नी है, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। एंड द थर्ड टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और 3 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड। और फिर हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमें डिस्कस करना है। एंड डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, वो भी मैं इसमें एमसीक्यूज करेंगे इन टॉपिक्स के। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इसका डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घरों में सर्किट होते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला है मैग्नेटिक एंड प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक एंड प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो शुरू कर देते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है जिसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कि एक एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था। किसने ये फेस से आप समझ भी सकते हैं उसका नाम। तो पहला ऑर्स्टेड, फैराडे और एम्पियर। तो इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को पता ही है, क्योंकि बच्चे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको प्री बोर्ड में भी चैप्टर आ चुका है, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आप सब लोग एक पहले तो कॉपी ले लो और पेन ले लो, और जो भी आपका ऑप्शन है पहले वाले का लिख लो उसे, ठीक। जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन है ये हमारा हो गया, इसका आंसर ये लिख लो। फिर लास्ट में मैच कर लेना आपके कितने एमसीक्यू सही होने वाले हैं। अगर आपके ज़्यादातर एमसीक्यू सही निकले तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और आपकी एमसीक्यू सही नहीं निकलने हैं तो आप लर्न करिए, अच्छे से चैप्टर पढ़िए और समझिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमसीक्यू सही होंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड। तो हमारा पहला नंबर, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, सही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। इनमें से कौन सी नेचुरल मैग्नेट है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, जो कि नेचुरल मैग्नेट की यहाँ पे ओर है, उसका पता है, इमेज गिवन है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटाइट एंड हॉर्सशू मैग्नेट। इनमें से कौन सी नेचुरल मैग्नेट है, आप सबको पता है, डेफिनेटली आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक। जिन जिनको आंसर आता था बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। और इसका फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है Fe2O3। एक और होता है आयरन का, जो कि अर्थ से नॉर्मली हमको मिलता है, उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। बाकी ये 3 ऑप्शंस हैं वो क्या है, हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि बनाई जाती हैं। ये और गिवन है, इसी का आयरन और है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आर्टिफिशियल मैग्नेट। इन ऑप्शंस में से कौन कौन सी आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। तो बार मैग्नेट, जो कि हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, ठीक। और कौन कौन से होंगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, बार मैग्नेट। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमारी आर्टिफिशियल है, जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होती है। एंड हॉर्सशू मैग्नेट भी हमारी आर्टिफिशियल है। ये आपको हॉर्सशू मैग्नेट दिख रही होगी, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक, हॉर्सशू की तरह। ये हमारी बार मैग्नेट है। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ मैग्नेट हैज मिनिमम मैग्नेटिक पावर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। जो पहले कराए वो तो चलो बेसिक करा दिया, अगर बाई चांस आ जाए क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, वो यहाँ से आने वाले हैं आपके। इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन बोलेगा, वो फोर्स से क्वेश्चन बोलेगा, इन सॉलिनाइड से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रोनाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। इन चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और क्वेश्चन
जरूरी नहीं एमसीक्यूज बेस्ड में है, आपके थ्योरेटिकल बेस पे भी आ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है विच अ पार्ट ऑफ अ मैग्नेट हैज मिनिमम मैग्नेटिक पावर। एक मैग्नेट तो आपने देखी है, एक मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। जैसे ये बार मैग्नेट होगी, ठीक, ये इसके पोल्स हैं, इनको एंड सी बोल सकते हो, पोल सी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिंग पावर बोल दो। आयरन फिलिंग्स की अट्रैक्टिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है इस पार्ट पे, दो बोथ एंड्स पर। बट अगर हम कंपेयर करें मिडिल पार्ट को, अगर मिडिल पार्ट को कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम होती है पावर। तो इसका आंसर क्या होने वाला हमारा ए। मिडिल पार्ट में थोड़ी मैग्नेटिक पावर कम होती है एज कम्पेयर विद द एंड पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, यहाँ पे आपको पूछा गया इतना गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, आपको बाकी 3 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से दिख के बताना कौन सा सही होगा। अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को, आने चलिए मैग्नेट है, ये है हमारी मैग्नेट, जहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और एक और मैग्नेट है। तो क्या करेगा, जब भी दो मैग्नेट आपस में चिपकती हैं या रेपल करती हैं तो किस बेसिस पे, या तो वो साउथ साउथ होंगी तभी तो रेपल करेंगी, या वो अपोजिट साइड्स वाले अपोजिट पोल्स होंगे तो वो क्या कर जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साउथ पोल चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल चाहिए, तब जाके ये अट्रैक्ट होंगी। तो अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट जो बनी हुई है वहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, ठीक, तो ये आपस में क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट, ये आपस में क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट। तो पढ़ते हैं चलिए। पहला ऑप्शन पूछा अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, क्या नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, रेपल करेगा साउथ पोल को, बिल्कुल साउथ पोल को रेपल करेगा, गलत, ये भी आंसर गलत है, ठीक। तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर रेपल वर्ड गलत हो गया, यहाँ पे अट्रैक्ट वर्ड गलत हो गया। थर्ड वाला देख लेते हैं, रेपल करेगा नॉर्थ पोल को, बिल्कुल नॉर्थ पोल का क्या करेगा, रेपल करेगा, क्योंकि सेम पोल हो गए, सेम पोल क्या करेंगे, रेपल। तो प्रॉपर्टीज से ज़्यादातर हमारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। आप जितने भी हमने टॉपिक पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज नहीं, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन विच अर्थ डायरेक्शन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बाव मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट। मान लीजिए ये मैग्नेट हमारे हाथ में, इसको मैग्नेट मान लो, और इसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया, तो ये किस डायरेक्शन में जाकर रेस्ट करेगी। तो आप सबको नॉर्मली पता है इसका आंसर, फिर भी आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग चाहे तो उसको कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक, और आप लोग पेपर में तो लिख ही लीजिए इसका आंसर, बाद में मैच करिएगा। तो किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगी ये, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। सिंपल था ये क्वेश्चन। ऑलवेज हमें कंपास देखा होगा आपने, कंपास या फोन में आप कंपास देखता, आपका जो मैग्नेटिक निडल रहती है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में रहती है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आप घर पे भी कर लेना, कोई भी मैग्नेट आपके पास हो जिसके साउथ और नॉर्थ पोल है, उसको आपको धागे से बांध देना और छोड़ देना, जैसे वो रेस्ट में आएगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आएगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 7th क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल मेक्स एन एंगल विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। हाँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक सस्पेंडेड, मान लो ये हमने सस्पेंडेड की, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है हमारी, जिसको हमने सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये अर्थ की जो हमारी नॉर्थ साउथ पोल होगी उससे थोड़ी सी एंगल पे हल्की सी टेढ़ी होगी। कितना एंगल बनाएगी, अर्थ की ज्योग्राफी की जो एंगल होते हैं हमारे, मान लीजिए जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है, जो हमारी निडल होती है, मान लीजिए जो मैग्नेटिक हमारी निडल है वो हल्की सी टेढ़ी होती है, तो कितने डिग्री का वो यहाँ पे एंगल ड्रॉ करती है, एंगल मेक्स करती है, बताइए कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो सिंपल सा लर्न कर लो 23, ये लर्न करने वाली बात है सीधी सीधी, कितने का एंगल बनाती है 23, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, तो तैयार हो जाओ ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ज़्यादातर एमसीक्यू आते भी यहाँ से हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो डिस्कस करते हैं इनके एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है हमारा 8th नंबर, द रीजन अराउंड द मैग्नेट बेड्स फोर्स इज इफेक्टिव। कौन सा रीजन है, मैग्नेट का रीजन बताओ जहाँ पे फोर्स इफेक्टिव होता है, तो वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमारे फोर्स हमको रियलाइज होता है फोर्स। जैसे आप इनके जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है चारों तरफ, जैसे कोई आयरन का टुकड़ा यहाँ पे आसपास आएगा जिसको क्या कर लेगी, खींच लेगी अपने तरफ, तो एक फोर्स के थ्रू खींचेगी ना। तो यहाँ पे रीजन चारों तरफ क्या है, एक फोर्स है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे चारों तरफ जो बन रही है।
तो वहाँ पर पहला ऑप्शन सही था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी, तो बताइए किसकी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, कितनी नंबर ऑफ लाइन, जैसे लाइन यहाँ पे देख रहा हो 3 लाइन निकली हुई हैं, ऐसी नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस होती हैं और ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, कम होंगी तो वीक मानी जाती है। तो इसको बोलते क्या है हम लोग, ठीक। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया किसकी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल डेफिनेशन आप लर्न भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछा है हमसे, इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, चलिए पढ़ते हैं। दे फॉर्म क्लोज लूप्स, तो भाई सिंपल है, ये तो सही है, क्लोज लूप से बनाती हैं। दे आर क्राउडेड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही, ये भी सही है। यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी इनकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसकी डेफिनेशन पड़ी थी पीछे। देन द थर्ड ऑप्शन, दे स्टार्ट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, ये गलत हो गया भैया। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही। जहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो इनकरेक्ट है। इनमें पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे सी ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, इतना सा क्वेश्चन है जी, आर यहाँ पे लिखा हुआ है आर, बस इतना सा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, इमेजिनरी लाइंस। चारों तरफ मैग्नेट की होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, इमेजिनरी लाइंस। हम लोग बना देते कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से हुए, ठीक, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कई एक्सपेरिमेंट किए गए आयरन फ्लिंग्स के थ्रू, जिससे पता किया गया था कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी बनती हैं, बट ये इमेजिनरी हैं। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट और इनसाइड अ बार मैग्नेट। ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको माइंड में हमेशा क्लियर होने चाहिए, ठीक। आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड में आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पता चल रहा है, आउटसाइड कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, सिंपल सा लर्न कर लो। आउट मैग्नेट के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, तो नॉर्थ टू साइड जाती है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनसाइड का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनसाइड अ बार मैग्नेट, तो आप क्या ऑप्शन देंगे, साउथ टू नॉर्थ पोल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। तो अगर आप बाहर की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, और हम अंदर की बात करें अगर बाहर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सी क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट, यहाँ पर पढ़ चुके हम लोग, साउथ टू नॉर्थ, बी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नापनी है कि कम है कि ज़्यादा है, कितनी है, तो पूछे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे बताऊंगे आप, किस में नाता हूँ, ऐसे में पूछा भैया कितने आलू हैं, तो 2 किलो आलू है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया आपसे किसी ने, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है भैया, तो किस में बताओगे आप इसको, तो आप इसमें बताओगे टेस्ला। यूनिट क्या है, टेस्ला। ऐसा यूनिट टेस्ला है, इसको बीवर पर मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं, जैसे न्यूटन बोलते हैं हम लोग, एफ की फोर्स की आती है न्यूटन, और इसको हम लोग ऐसे लिखें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक, ये ऐसे इसकी टेस्ला होती है और बीवर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मैनी बीवर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बीवर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 गॉस इज इक्वल टू, बताना है आपको कितने बीवर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, बताइए जल्दी बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं आपको करने के लिए। सीजीएस यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, 2 तो यूनिट आपको हर चीज़ की पता होनी चाहिए। और कन्वर्जन जैसे 1 न्यूटन का आपको पता होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। पहले तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी वाला, ठीक, 10⁻⁻⁴ होता है बीवर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब 10⁵ का क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷, ठीक, यही पढ़ा होगा आपने वर्क एनर्जी पावर में, इसने पढ़ा होगा फोर्स वाले में। तो कन्वर्जन जरूर याद रखो आप, अगर ऐसा यूनिट से आप अगर जा रहे हो, ठीक।
सीजीएस यूनिट में तो कन्वर्जन्स क्या होते हैं आपके, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 10⁻⁴ डी पर मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर, मतलब पूछा गया किस टाइप से। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द्वारा, डेटा कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या पैरेलल, इक्विडिस्टेंस और सर्कुलर। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी वाला करेक्ट। ठीक, कैसी होती हैं हमारी, पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंस पर होती हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर से प्रॉपर्टी पूछ ली गई, तो कौन सा ट्रू है इसमें से पूछा गया। इसमें पूछा गया तो नॉट, कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें पूछा गया कौन सा ट्रू है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दे आर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे तो गलत हो गया, इंटरसेक्ट करती नहीं है वो। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बट और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बाहर पैरेलल तो होती नहीं है ना। एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक पोल्स, ये तो अफेक्टेड होती है मैग्नेटिक पोल्स द्वारा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, इनकरेक्ट हो गए। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्सपेरिमेंट है हमारे ऑर्स्टेड द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक वायर था जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने कंपास ले गए, उन्होंने देखा कंपास में जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी अपनी जगह पे। तो उन्हें कुछ नज़र आया कि यहाँ पे कुछ तो है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस वापस पे इन्होंने स्टडी की, उससे बताया कि यहाँ पे दो, इसको मैग्नेटिक फील्ड नाम दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होती है करंट कैरिंग वायर के, जिसके थ्रू हमारी कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी की अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर द निडल डिफ्लेक्ट्स बिकॉज ऑफ। जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हैं करंट कैरिंग वायर के पास, तो निडल डिफ्लेक्ट होती है, वो किस वजह से होती है बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय थिन वायर, बाय द वायर, हम कहते थिन वायर, बाय द वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक, कोई भी एक कंडक्टर हो गया, सिंपल सा मान के चलिए कंडक्टर है, ये हमारा वायर है, ठीक, इसमें हम करंट फ्लो कर रहा है। इसके पास हम निडल लेके आएंगे या कंपास लेके आएंगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो यार इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है। पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं इसका। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक, कि ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा होना चाहिए क्लियर कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी स्ट्रेंथ। तो किसके बराबर होती है भाई, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या चीज़, करंट बढ़ा दो आप। मान चलो एक वायर है, ये वायर है हमारा, इसके तरफ कुछ तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। ये हमारा वायर है, इसके चारों तरफ क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो वो उसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट के, या इंडिपेंडेंट रहेगी करंट के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का तो कुछ है ही नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है ही नहीं, ये किस पर डिपेंड करती है, सीधे सीधे करंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। करंट बढ़ा दूंगे आपकी अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी, करंट कम कर दूंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपको पता चलो कंडक्टर तो है, लो भाई ये कंडक्टर है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो ये हमारा कंडक्टर है। अब इसमें मैग्नेट मान जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है, कैसे निकालेंगे और कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बन रही है। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने यहाँ पे हमें एक थंब रूल दिया, ठीक, कौन सा थंब रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल दिया, ऑप्शन नंबर सी। राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरेटिकली बेसिस पे लिखने को आ सकता है, क्या इसके बताइए जरा कैसे। तो जब भी, और इसको क्या बोलते हैं, मतलब आप चलो राइट हैंड थंब रूल तो बोलते ही हैं,
और एक और नाम है इसका, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे कि एक और नाम क्या है इसका, तो राइट हैंड थंब रूल को और क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उसको समझ लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल आपका, अपना जो राइट हैंड होगा, मान लीजिए ये आपका राइट हैंड है, ये आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, उंगलियां किस तरफ को मुड़ रही हैं, उस तरफ को क्या होगा, हमारा नेगेटिव फील्ड बन रही होगी इस तरीके से। ठीक, तो ये बायर हो गया, ऊपर की तरफ निप है, ऊपर की तरफ मान लो स्क्रू रूल। ठीक, स्क्रू है ये हमारा, स्क्रू हम घुमाते हैं तो इस तरीके से चला जाता है ना, तो हम लोग किस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट जा रहा है। और नीचे की तरफ की बात करें, नीचे की तरफ कर लो, तो नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उल्टी होगी, इस डायरेक्शन में घूमने लगी। तो राइट हैंड थंब रूल को बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इतना सा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिया था भैया बताइए, किसने दिया था ये अपना थंब आपको डायरेक्शन बताने के लिए, कौन थे वो इतने दानी, वो है हमारे मैक्सवेल भैया। मैक्सवेल भैया ने हमारे को, मैक्सवेल क्रिकेटर भी शायद है कोई, तो मैक्सवेल हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें दिया था राइट हैंड थंब रूल, जिससे कि हम लोग आज क्या निकालने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने लगेंगे। तो बड़े दानी रहे हमारे साइंटिस्ट पिछले के, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ दिया है, उनका धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम साइंस पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें में करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, इंक्रीज कर दें, बताइए बताइए आप बताइए। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम रहेगा, या बिकम्स जीरो हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ये, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज कर दें, डिस्टेंस बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, मान चलो ये कंडक्टर है यहाँ पर है, इसके चारों तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, तो और जैसे दूर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करती जाएगी, कम होती जाएगी, बस सिंपल सा है। और जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा था आपसे, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड। इसको हम बोलेंगे भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका थ्योरेटिकली भी है और एमसीक्यूज बेस्ड भी है। तो बढ़ते हैं, क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो किस तरीके की होती है, यूनिफॉर्म होती है द सेंटर में, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सेंटर में, स्ट्रॉन्गर होती है नियर द एजेस पर, या वीकेस्ट होती है द सेंटर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हमारा सर्कुलर लूप है। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगेगा हमें डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे बताया गया, यहाँ से करंट जा रहा है आपका, यहाँ से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो यहाँ पे थंब रूल लगा लो, यहाँ पे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही होंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बन रही है। अब जैसे ही करंट इधर गया, तो अब ऊपर से नीचे जा रहा है ना करंट, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बीच में जब बनेगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एट द सेंटर पर। सर्कुलर लूप की अगर हम बीच की बात करें तो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एट द सेंटर पर, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिटरमाइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। अब इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड बनेगा, साउथ किस साइड बनेगा। मान लो ये हमारी कॉल है, हमने यहाँ पे एक हमारा रॉड है, हमने इस पर वायर कॉइल बना दी, इस पर लिपेट दिया हमने पूरा वायर, ठीक, राउंड राउंड कर दिया। अब मान चलो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, और साउथ पोल नॉर्थ पोल हम कैसे पता करेंगे भाई, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, क्या यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे एक और रूल आता है हमारा क्लॉक्स रूल। क्लॉक्स रूल कुछ नहीं, सिंपल सा है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक वाइज में कि एंटी क्लॉक वाइज में, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा साउथ पोल कहाँ पे बन रहा है और नॉर्थ पोल कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इमेज दी गई, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, चलिए। तो जैसे ही हमने करंट यहाँ पे पास किया,
ठीक है। हाँ जी वाला को पहले हम जी वाला देखते रहे, ठीक, ये वाला देखना है पहले। जैसे हमने कॉयल यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लो चलो ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक। तो हमारा करंट पहले यहाँ से गया, ठीक, यहाँ से एंटर किया कॉयल में ऐसे ऐसे लिपटने के लिए। तो करंट ऊपर जाएगा तो हमारी क्लॉक वाइज में गया ना, क्लॉक वाइज में जा रहा, क्लॉक वाइज में जाएगा तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले डायरेक्शन में देखो, ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट एंटी क्लॉक वाइज में। जैसे कि हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, डायरेक्शन क्या कर देंगे हम करंट की, इस तरीके से कर देंगे, एंटी क्लॉक वाइज कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ मिलेगा। यहाँ से ये चीज़ समझने की वैसे ज़्यादा है नहीं, सिंपल से आप रूल याद कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर करंट जा रहा हो आप क्लॉक वाइज तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। और एंटी क्लॉक वाइज जा रहा हो करंट तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर उसको रिवर्स कर दूंगा तो बस वो भी रिवर्स हो जाएगा बस करंट। तो यहाँ पे क्लॉक रूल से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लॉक फेस रूल भी बोल सकते हैं इसको, इसके थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डिटरमाइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। कौन डिटरमाइन करता है, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है करंट की, कि नंबर ऑफ टर्न्स या लेंथ करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट करता है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट करता है, ठीक। किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वही हमें बताया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना है कि कहाँ पे साउथ पोल बनना है हमारा। इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ करंट। आप यही सिंपल सा क्या मान चलो आपने करंट इस तरीके डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनती है, इस डायरेक्शन में। और मान चलो इस डायरेक्शन में है तो ऐसा हो जाएगा ये। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है तो पोल्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा पोलरिटी ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय पोलरिटी। क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी हमने बताया भी आपको, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं आप इसको, पोलरिटी नॉर्थ एंड साउथ पोल की, या क्लॉक रूल से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहूँगे क्लॉक रूल क्यों नहीं है, ठीक, क्लॉक फेस रूल क्यों नहीं है, क्लॉक फेस रूल बोल दो या हम बोल रहे राइट हैंड थंब रूल। बात तो मैग्नेटिक फील्ड की हो रही, मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे पता चल जाएगी पोलरिटी भी साथ में, ठीक। तो आप अगर आपको क्लॉक फेस रूल नहीं लगाना तो वहाँ पे आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। उससे भी आपको पता चल जाएगी कि आपका अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ करंट का, ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन, तो आपका क्या बनने वाला है, साउथ। और एंटी क्लॉक वाइज है तो क्या बनने वाला है, नॉर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप इज क्लॉक वाइज, क्वेश्चन आ गया, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, क्लॉक वाइज है तो कौन सा पोल बनेगा ना, देखिए आप आंसर दे सकते हैं, इसका साउथ पोल बनेगा। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता आपसे कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाए, एंटी क्लॉक वाइज हो जाए, तो क्या क्या आंसर होता हमारा, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ कॉइल इज रिवर्स्ड। अगर हम लोग डायरेक्शन करंट का रिवर्स कर देंगे तो क्या चीज़ चेंज होगी। मान तो डायरेक्शन अभी इधर से था करंट का जाने का, अब डायरेक्शन इधर से हो गया जाने का, तो क्या चीज़ चेंज होगी, इसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस, बढ़ेगी स्ट्रेंथ की घटेगी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन दोनों करेक्ट हो गए, ठीक, रॉन्ग हो गए। अब थर्ड है पोलरिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है करंट के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाएगी, तो गलत हो गया। यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे गलत है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 28th क्वेश्चन है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड एज द साइड फ्रॉम विच। नॉर्थ पोल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग किस साइड से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर द कॉइल, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही कॉइल में वहाँ से, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रही फ्रॉम द कॉइल से। यस, आपने मैग्नेट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के जरूर बोल दिया, लेकिन ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक, सिंपल वे में समझ लो। जे मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है, यहीं से तो निकलेगी मैग्नेट फील्ड, यहाँ से इमर्ज करेंगी, ये कहाँ से इमर्ज करेंगी, नॉर्थ पोल से ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द कॉइल्स, जहाँ से कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो वो कौन सा होगा, हमारा नॉर्थ पोल होगा। और जहाँ से एंटर कर रही होंगी वो कौन सा पोल होगा, हमारा साउथ पोल होगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, इंटरसेक्ट होती नहीं है, आपको बताने के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल,
जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग कॉइल द्वारा, वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये तो है ही, नंबर ऑफ टर्न, जितने हमारे टर्न्स बढ़ा दिए उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। और अमाउंट ऑफ करंट, अभी आप 3 एम्पियर का करंट पास कर रहे थे, भाई आप 5 एम्पियर का करंट पास कर दो, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा रेडियस पे भी डिपेंड करता है, आपका रेडियस कितना है। ठीक, जो हमारा कॉइल बनता है इसकी रेडियस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, व्हाट हैपन व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगा? पीछे पढ़ा है हमने, डिक्रीज होगा क्या इंक्रीज होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीज विद द रेडियस ऑफ द लूप, इंक्रीज विद द रेडियस ऑफ द लूप, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ लूप, मैक्सिमम विद द सेंटर ऑफ द लूप। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि और अगर आपको पता हो, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हो मैग्नेटिक फील्ड की, किस किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है आपकी, करंट पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड? ठीक, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेडियस कितनी रही है आपकी, और बाकी तो आपको वो रहता है म्यू अपॉन 4 पाई, इस पर तो आपको देखना नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनते हैं कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कि सर्कुलर लूप में, वो किसके तो डिक्रीज करने पे रेडियस, इंक्रीज करने पे रेडियस ऑफ द लूप, इंडिपेंडेंट होती है रेडियस, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो डिपेंड तो करती है। अब वो कैसे करती है डिपेंड, आपको देखना है। मैक्सिमम सेंटर जैसा क्वेश्चन नहीं गया, तो इन दोनों में से आपको कोई एक आंसर सही है। तो डिक्रीज होती है विद द रेडियस ऑफ द लूप से कि इंक्रीज होती है विद द रेडियस ऑफ द लूप से, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ठीक, जैसे डिक्रीज ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप, जैसे आप डिक्रीज करोगे विद द रेडियस ऑफ द लूप के साथ डिक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ भी आपकी। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। ठीक, तो हमारा एक एमसीक्यू करने का एक तरीका और मैं बता देता हूँ। पहले तो आप उन क्वेश्चंस को देखो, पहले आप तो उन ऑप्शंस को देखो जो ऑप्शंस आपको लग ही नहीं रहे, गलत है बिल्कुल ही, तो उनको तो आप हटा दो। आपके पास बचेंगे मुश्किल से 2 ही ऑप्शन, 2 तो यहाँ पे ऐसे लगेंगे आप है ही नहीं इसके। अब 2 बचे, तो उनमें से आप देखो कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको माइंड में आ रहा कि हाँ इससे रिलेटेड ये लग रहा। इस जैसे इस ये वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई इनसाइड अ सोलेनोइड के अंदर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन था 0, 0 तो होगी ही नहीं ना। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोलेनोइड बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं बाहर, अंदर भी तो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अंदर है ही ना, 0 तो होगी ही नहीं, तो पहला हमारा ऑप्शन तो क्या होगा? गलत। ठीक, अब बचे 3 ऑप्शन हमारे पास, इन 3 में से देखना है। तो पहले दूसरा ऑप्शन पूछा गया यूनिफॉर्म होंगी या पैरेलल होंगी टू द एक्सिस, या नॉन यूनिफॉर्म होंगी या पैरेलल होंगी, या यूनिफॉर्म के साथ परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर वाला हटा दो, परपेंडिकुलर क्यों होंगी? सोलेनोइड तो यही होता है ना। ठीक, इसी पे तो सारी चीज़ें होती हैं, कॉइल वगैरह, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वापस से जाएंगी, तो परपेंडिकुलर का तो कोई रीजन उठता ही नहीं है यहाँ पे। तो बच्चा हमारे पास 2 ऑप्शन, ऐसे ही आपको एमसीक्यूज करना है। पहले तो उनको हटा दो, अब बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन। अब उनमें से देखो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, यूनिफॉर्म होगी या नॉन पैरेलल, तो है दोनों केसेस में, चलो ये भी मिल गया हमको पैरेलल है। अब बचे क्या? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो माइंड में यहाँ पे रखो जब भी अंदर जाती है तो कैसी आती है? यूनिफॉर्म। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है? बाहर। नॉन यूनिफॉर्म कहाँ पे होती हैं? बाहर की तरफ। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो कैसी हो जाती हैं? यूनिफॉर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको सोलेनोइड का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे भी एग्जाम्स में आया था, मैंने भी अभी एग्जाम दे के आया हूँ आरआरबी जेईई का, उसमें भी ये पूछा गया था मेरे से। तो अंदर कैसी होती है? यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ, सिंपल क्वेश्चन पर पूछ लिया, उल्टी पूछ लिया उसका। अब ये अंदर पूछा गया था, अब बाहर पूछ लिया, तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है, अंदर भी बाहर भी सोलेनोइड के। तो अंदर क्या थी? यूनिफॉर्म थी और पैरेलल थी, तो बाहर क्या हो जाएंगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म तो मिलेगी हमको, और साथ में क्या होंगी? वीक भी हो जाती है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इफ द करंट इज डबल।
सोलेनोइड के अंदर की बात हो रही है, आप ध्यान रखना, इसकी बात हो रही है, सोलेनोइड के अंदर की बात हो रही है। अगर उन्होंने कहा हमने करंट बढ़ा दिया, डबल कर दिया, अभी 2 एम्पियर का था 4 एम्पियर का कर दिया, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड में क्या चेंजेस आएंगे, बिकम हाफ, या इट बिकम डबल, इट रिमेन सेम, इट बिकम जीरो। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द करंट। जैसे आप करंट को डबल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी डबल हो जाएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इंक्रीज होगी विद द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, या डिक्रीजिंग करंट, या इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, या डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रॉपर्टी सिंपल से याद कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स याद कर लो, करंट याद कर लो, ये चीजें हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक, आपको बताना है नेचर मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेचर को आपको बताना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, स्टेट और पैरेलल टू द एक्सिस, डाइवर्जेंट लाइंस, इलेक्ट्रिकल, कैसी होती हैं, इनसाइड पूछा गया, हाँ इनसाइड पूछा गया हमसे। इनसाइड का हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इनसाइड कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल टू द एक्सिस होती हैं। यूनिफॉर्म भी आ सकता है लिख के, स्ट्रेट भी आ सकता है, इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लो। कहीं बार स्ट्रेट लिख के आ गया तो आप कहूँगा अरे ये क्या आ गया, हमने तो स्ट्रेट पढ़ा नहीं था, यूनिफॉर्म पढ़ा था। तो स्ट्रेट भी आप याद कर लो, यहाँ से स्ट्रेट लिख के आया तो स्ट्रेट पे भी टिक लगा देना। द पोलरिटी ऑफ द एंड्स ऑफ अ सोलेनोइड कैन बी डिटरमाइंड बाय, अभी तो पीछे पढ़ ही चुके हैं, पोलरिटी आपको निकालनी है कि कहाँ पे नॉर्थ बनेगा, कहाँ पे साउथ बनेगा। जैसे ये सोलेनोइड ही है, ठीक, राउंडेड स्प्रिंग है, यहाँ पे करंट जहाँ से एंटर करता है वहाँ पे हमने बताया था, जैसे करंट एंटर किया क्या बना, साउथ, करंट बाहर निकला क्या बनेगा, नॉर्थ। सिंपल सा रूल है, क्लॉक बाइस, एंटी क्लॉक बाइस, बस। तो कौन निकालता है, राइट एंड थंब रूल निकालेगा। कौन कौन निकालेगा भैया, जहाँ पे थंब बना हुआ है इससे देख लो, ऐसे निकाल लेना आप, वहाँ पे भी राइट एंड थंब रूल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कीपिंग द करंट। अरे सिंपल, नंबर ऑफ टर्न्स पीछे पड़े, नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, अ सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कब, जब करंट पास नहीं होता तब, इट कैरीज अ करंट तब, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर, इट इज हैज नो टर्न्स। ये तो फालतू के क्वेश्चन हो गए हैं, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, इट कैरीज अ करंट, जब वो करंट अंदर, सोलेनोइड के अंदर क्या है भाई, सॉफ्ट आयरन है, उस पर हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर को ऐसे 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 राउंड राउंड कर दिया इसके ऊपर। अभी ये कुछ नहीं है, अभी कुछ काम का नहीं, बस एक वायर लिपड़ा हुआ है इस पे। जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे हम लोग, इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, जैसे इसके अंदर करंट जाएगा एक मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगी। जैसे इसके पास कोई भी आयरन के टुकड़ा लेके जाऊंगे, हाल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी उसे, तो एक क्या बन गई, आयरन बन गई। तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर आप, बी ऑप्शन। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, इनसाइड के बहुत क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इनसाइड बहुत ज़रूरी है आपको। सोलेनोइड मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो हर एक घुमा फिरा के क्वेश्चन हमने लिख लिया, क्या पूछेगा, कितने घुमा के पूछेगा बोर्ड वाला, ठीक, कितने घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया, हाँ जहाँ तक जा सकता था वहाँ वहाँ का क्वेश्चन ले लिया। अब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनने वाला, तो आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपके लिए काफ़ी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, या लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, या नंबर ऑफ टर्न्स,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रखना। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टन्स, सिंपल सा नंबर ऑफ टन्स पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीछे देख ली थी अभी हमने, ये ऑप्शन करा है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलेनोइड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या एडवांटेज है, ठीक, हम लोग स्टेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ना जनरेट करके एक सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसका क्या यूज़ है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि एक स्टेट वायर की बात करें या कोई वायर की बात करें, उसके चारों तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का क्यों हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जबकि सोलेनोइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक सोलेनोइड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो इसका कारण, रीज़न क्या है, एडवांटेज क्या है, इसका बड़ा एडवांटेज है फील्ड इज स्ट्रॉन्गर होती है और यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलेनोइड। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलेनोइड और फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर सोलेनोइड का इस्तेमाल करते हैं, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी होती है या हमें कोई मैग्नेट बनानी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बात कर ही रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है हमारा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो टॉपिक हो गया, आप इसके क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी देख लो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये है, ये आपको सोलेनोइड का तरह काम। यहाँ पे जो है सॉफ्ट आयरन है, ठीक, इसके ऊपर क्या कर दिया, रैप कर दिया हमने कॉपर वायर। जैसे इसको करंट से कनेक्ट करेंगे हम लोग, किसी बैटरी से या सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी चारों तरफ इसके, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कम करने लगेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैप करने पड़ेगा कॉपर वायर वुडन के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंसुलेटेड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन को, बिल्कुल सही। और रैपिंग है प्लास्टिक वायर, ये भी गलत हो गया। एल्यूमिनियम रॉड गलत हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रैपिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन छोटी छोटी बातों से ही बन सकते हैं कि भैया किसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया जाता है, ठीक, सॉफ्ट आयरन के ऊपर ही क्यों कॉपर वायर रैप किया जाता है भैया, क्वेश्चन बन सकता है आपकी बाय करके, बाय। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन लिख पाएंगे, और इसका रीजन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट, यहाँ पे पूछा गया, ध्यान रखना, डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करता है। द नंबर ऑफ टर्न्स तो अफेक्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग वो भी अफेक्ट करता है, मटेरियल ऑफ द कोर वो भी करता है। बचा क्या लास्ट ऑप्शन, द लेंथ ऑफ द वायर नहीं करता भैया, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं करता है हमारा। अब लेंथ कितनी भी ले लो वो डिपेंड नहीं करती, आप लेंथ हम कह रहे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ले लो, वो डिपेंड नहीं करती। आपके नंबर ऑफ टन्स कितना कर रहे हैं आप उसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन लिया उसके ऊपर कितने टन्स ले रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। करंट कितना पास कर रहा है, आपका मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट आयरन लिया आपने या कुछ और ले लिया, उस पर डिपेंड करता है आपकी मैग्नेट टू मैग्नेट कैसी बनने वाली है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया भैया, क्वेश्चन मिल गया आपका बाय वाला। बाय इज अ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन जरूरी नहीं एमसीक्यू में आए, ये थ्योरेटिकली भी आपसे पूछ सकता है, थ्योरी वाले पार्ट के लिए भी तैयार कर लो इस क्वेश्चन को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, इट इज चीप और ड्यूरेबल, नहीं भैया ऐसा तो और भी चीजें हैं ड्यूरेबल और चीप। इट रिमेन्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं सही ऑप्शन है। इट लूजेस मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है, आप लर्न कर लो इसको, सीधे लर्न कर लो। सॉफ्ट आयरन का हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग करंट ऑफ करेंगे ये अपनी सारी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा ये, ठीक, खाली डिब्बे की तरह। तो इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। नेक्स्ट, द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। अगर हमें पोलरिटी चेंज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, किसका, करंट का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपकी पोलरिटी भी चेंज हो गई, साउथ और नॉर्थ पोल भी चेंज हो गए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 46 पे हैं, अभी तो बहुत सारे एमसीक्यूज बाकी हैं, तो लास्ट तक बने रहना है आपको। पानी पानी सब आस पास में रख लो, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज को आपको टाइम पे ही खत्म करनी है, आपको पॉज भी नहीं करना है, शुरू करो तो लास्ट तक देख के ही जाना है पूरी, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है टाइम अपना।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा डिवाइस हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करता है, कौन कौन से डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होती है, सीलिंग फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में। तो इलेक्ट्रिक बेल्स में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। तो अब इलेक्ट्रिक बेल की बात हो गई, तो इलेक्ट्रिक बेल तो आपके में है ही, इसका सारे फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लर्न कर लीजिए, पूरे फंक्शंस के जो पार्ट्स हैं वो लर्न कर लीजिए। तो ये हमारा गॉन्ग हो गया जो बजता है ना, जिस वाइब्रेट करता है हैमर पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लगी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है। ये हमारी पोलरिटी चेंज करती है, साउथ एंड नॉर्थ पोल करके यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ पे सारे ज़्यादा पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट हैं जो हमें लर्न करने हैं। ये डायरेक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो करंट का डायरेक्शन है, स्विच ऑन हुआ, करंट का डायरेक्शन ये गया, देखो ये यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पोलरिटी आपको समझ में आ जाएगी, पोलरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसी डायरेक्शन इसमें करंट का क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, आप खुद देख लो, नॉर्थ पोल बन रहा है। अब ऊपर वाले में देख लो आप, अब यहाँ पे कैसे करंट गया, तो वो क्लॉक वाइज में गया, देखो तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। तो आपको सिंपल से लर्न करना है, अगर डायरेक्शन कैसा हो, एंटी क्लॉक वाइज हो तो नॉर्थ और क्लॉक वाइज हो तो साउथ। तो यहाँ पे आपको बड़ी एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता, यहाँ पे साउथ पोल बनता। जो हमारा यहाँ पे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर लगा हुआ है, वो जैसी इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो वो इसकी तरफ टच करेगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। जी हैमर कम के साथ टच करने पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा और हमारी बेल बज जाएगी, हमारी छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इलेक्ट्रिक बेल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी देख लो। इन एन इलेक्ट्रिक बेल द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गॉन्ग, जिससे सिंपली क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, यही क्रिएट करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज प्रेस, जैसे हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक बेल के साथ। इलेक्ट्रिक बेल बजता तो है लेकिन उसको बजना नहीं बताना इसमें। द हैमर मूव्स एंड स्ट्राइक्स द गॉन्ग कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, या करंट इज कंप्लीटेड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर, द इलेक्ट्रोमैग्नेट रेपेल्स द आर्मेचर, नेक्स्ट इज द गॉन्ग प्रोड्यूस्ड अ साउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोग प्रेस करते हैं सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, करंट पास होना शुरू हो जाता है। करंट पास होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगी, ठीक, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे वो दोनों, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो हमारा आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पूरा प्रिंसिपल याद करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का और पूरी वर्किंग याद करनी है डायग्राम के सहित, आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक बेल स्टॉप्स रिंगिंग, कब, अब बचना बच तो गई पर ये रुकेगी कब, तो रुकेगी कब, इंक्रीज करंट को इंक्रीज करने से रुकेगी, बिल्कुल नहीं। आर्मेचर को ब्रेक करना पड़ेगा सर्किट, बिल्कुल ठीक, जैसे ही आर्मेचर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, बस हमारी इलेक्ट्रिक बेल रुक जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल को डिस्क्राइब कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड सर्किट ब्रेकिंग, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा जिससे बजने लगेगी, सर्किट ब्रेकिंग से बंद हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज ड्यू टू, कंटिन्यूअस जो बजती रहती है वो किस वजह से बजती है, कांस्टेंट करंट सर्किट में दौड़ने वजह से, इस वजह से, क्या वाइब्रेटिंग आर्मेचर एंड इंटरमीडिएट सर्किट की वजह से, इंटरमीडिएट सर्किट की वजह से, आप परमानेंट मैग्नेट इन द बेल, स्टडी पुल ऑफ द हैमर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कंटिन्यूअस रिंगिंग होती है जो इलेक्ट्रिक बेल, वो किस वजह से होती है, हमारी वाइब्रेटिंग आर्मेचर, आर्मेचर क्या करता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता है इंटरमीडिएट सर्किट की, इन दोनों की वजह से भैया हमारी बेल बजती रहती है।
सो अब हमारा आ जाता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। भाई फोर्स अब किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, वो कौन बताएगा? जैसे कि मैं करंट दौड़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा किस डायरेक्शन में बन रही है, वो बताया था राइट हैंड थंब रूल ने। अब फोर्स भी है, फोर्स भी आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स भी तो लगेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो बताएंगे हमारे फ्लेमिंग भैया, इनका लेफ्ट हैंड रूल हमारा काम में आए, लेफ्ट हैंड रूल काम में आएगा। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज पर, अच्छे खासे एमसीक्यू सेंस के भी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। फोर्स एक्सपीरियंस होता है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैक्सिमम कब होता है? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एक मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेगा। तो आपको आपको चीप वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, फोर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अरे फॉर्मूला तो गलत लिख गया है भैया, रुक जाइए थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं। एक सेकंड, कलर ले लें थोड़ा अच्छा सा। ये देखिए, F इज इक्वल टू वी आई एल साइन थीटा, ये मत भूल जाना बी आई एल लिख दिया, साइन थीटा भी है, यही आपको डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे बी आई एल तो चलो यहाँ पे डिपेंड करता ही है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, करंट कैसा दौड़ रहा है सर्किट में, और लेंथ कैसी है। और मैक्सिमम मिनिमम कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा एंगल, ठीक, साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 90 पे क्या होती है 1, और साइन थीटा की 0 पे कितनी हो, 0 एंगल पर कितनी होती है 0। तो यही हमारा मिनिमम मैक्सिमम को ड्रॉ करता है। अगर ये कंडक्टर पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, फोर्स क्या लग रहा है इस पर 0, ठीक, मिनिमम या 0 बोल दो। और यहाँ पे 0 ही बोलेंगे इसको, मिनिमम क्या। और अगर हम 90 हो गया, जो हमारा कंडक्टर है वो 90 हो गया विद द मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर 90 हो गया मान लो ये ऐसा हो गया, ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा, परपेंडिकुलर वाला, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कंडक्टर परपेंडिकुलर हो जाए अगर मैग्नेटिक फील्ड के, कंडक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट, मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों याद कर लो, इस तरीके साइन थीटा याद कर लो बस। तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डायरेक्ट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट और लेंथ पर डिपेंड करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या मैक्सिमम मिनिमम से आ सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट, आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फोर्स ऑफ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेटिक फील्ड। जो अफेक्ट नहीं करता फैक्टर, लेंथ तो करती है, पीछे बताई था, करंट भी करता है, फॉर्मूला हमने लिखवाई है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक। अरे भैया आई नहीं बन पाया, तो यहाँ पे हो गया हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस, ये भैया मिल गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक, डी ऑप्शन इज करेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि एक फैक्टर नहीं है इसका। नेक्स्ट है, what is the direction of the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field determined by। आप पूछे सिंपल से जा रहा, मान लो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन बताएगा, फ्लेमिंग भैया बताएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा हमको, ठीक। अब गलती से राइट हैंड रूल मत कर देना, बस इतनी गलती नहीं करना, ठीक, लेफ्ट हैंड रूल लिख देंगे, मैं पक्का वो लिख के देंगे आपको, राइट फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। गलती गलती में कभी कभी हमारा लेफ्ट हैंड खुल जाता है, तो आपको याद रखना है हमेशा लेफ्ट हैंड रूल, वहाँ पे था राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो बहुत ध्यान रखना है आपको लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन को मैं बताता है। वो कैसे बताता है, आप इस तरीके से खोल लीजिए, फादर मदर चाइल्ड से आप इसको याद कर लीजिए, ये फादर ऊपर, मदर नेक्स्ट नंबर पे, और चाइल्ड थर्ड नंबर पे। हम हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, फादर, मतलब फोर्स, हम किसको करेगा, फोर्स को, इसको हम लोग फादर भी कहते हैं, ठीक, फादर मदर चाइल्ड के लिए याद करने के लिए। हम की बात आती है हमारी फोर फिंगर किसको करेगी रिप्रेजेंट,
फादर मदर, मदर मदर नेगेटिव फील्ड। अब हम ऐसे लिख देते हैं इसको एम डॉट एफ, समझ जाना आप, इसको मदर बोल भी बोलते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट इज मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर किसकी रिप्रेजेंट करेगी हमारी, वो करेगी हमारी करंट को, करंट के डायरेक्शन को। यहाँ पे इसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं, ठीक। तो एक तरीका है अपना अपना याद करने का, फादर मदर चाइल्ड, ठीक, फादर मदर, फादर मदर चाइल्ड, ठीक। मदर पे कभी नहीं। हाँ यार, फादर फादर मदर मिलेनिया नहीं है बस उसमें। तो यहाँ पे आप लोग लर्न कर लीजिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ कंडक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक, पहले तो आप इसको लर्न कर लो। अब यहाँ से थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा ये कभी कभी ना काम सही से नहीं करता है, नाराज हो जाता है हमसे। बी आई एल, यहाँ पे साइन थीटा का लिख लो, काम में आएगा आपका। फॉर्मूला तो यही है ना, एफ निकालने का फॉर्मूला है बी आई एल साइन थीटा, इसी से है, पढ़ने पे आएगा आपको समझ में। इफ अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर, करंट कितने का है 5 एम्पियर का, प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.5 मीटर। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, एम्पियर में होनी चाहिए, टेस्ला में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इनको कर लेना आप पहले, यूनिट को अपने इसमें कर लेना राइट यूनिट्स में। फिर से पूछा गया व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब ये कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता जाएगा फील्ड के, तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। वी कितना है 0.2, आई कितना है, आई आई वी आई कहाँ है 5, लेंथ कितनी है 0.5। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दें तो 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे बनने आ गई, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, नीचे क्या है 100, 5 से हमने काट दिया 20 टाइम, 5 से काट दिया 4 टाइम, 2 से काट दिया 2 टाइम, और आंसर मिल गया होगा 0.5। यूनिट क्या है भैया फोर्स है तो न्यूटन, यहाँ पे हमारा ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे तो एक छोटा मोटा बोल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस आ जाएगा रखने के लिए। When a current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field, जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, पीछे बताया है, ठीक। जब भी पैरेलल होगा थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू क्या जाने वाली है, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है 0, 0 रहने पे क्या हो जाएगा 0, और पूरे फॉर्मूले में 0 को मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो इसलिए इसका आंसर है 0, ठीक। तो पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा 0, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मैक्सिमम। विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, भैया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमें डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट है बायोट सावर्ट्स लॉ इज यूज टू, अब बायोट सावर्ट्स लॉ भी है आपके में, ठीक। बायो सावर्ट्स लॉ, भाई पहले तो बायो सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला लिख दें आपके लिए। भाई बायो सावर्ट्स लॉ का कहना है इस तरीके का एक फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है, ठीक। ये हमें फॉर्मूला दिया है उन्होंने, इस फॉर्मूले से ही हमें सब कुछ करना है, इसी फॉर्मूले से प्रॉपर्टीज बायो सावर्ट्स लॉ के थ्रू है फॉर्मूला बना के दे दिया उन्होंने कि भैया करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर है, एक पॉइंट कहीं पे है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक। इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वहाँ पर, तो उन्होंने ये फॉर्मूला पूरा बना कर दिया था, भाई इसके थ्रू आप पता कर लेंगे उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने की, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बायर सावर्ट्स लॉ ने क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए दिया था, मैं मैग्नेटिक फील्ड, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। वैसे तो ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे फॉर्मूला लिख के मिल गया हमको, वहाँ पे हम साइन थीटा लिखना भूल गए थे, साइन थीटा जोड़ लेना। वैसे तो इतना ही रहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, इतना क्वेश्चन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक।
इतना ही आपको रखना है। अगर सीधे सीधे, क्योंकि क्वेश्चन में जीरो वाला तो पूछेंगे नहीं हमसे। तो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल नहीं है। करंट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पढ़ लो तो साइन ऑफ द एंगल के, हाँ बिल्कुल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी मिल गया हमको। और बोथ बी एंड सी, हाँ भैया जी तो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और सी हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेटेड यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी जो है अफेक्ट नहीं करती। करंट अफेक्ट करता है, लेंथ भी अफेक्ट करती है, और एंगल भी अफेक्ट करता है थीटा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायो-सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू विच लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस लॉ के ऊपर वैसे सेम है, तो है हमारा एनालॉगस कूलम्ब्स लॉ। ठीक, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाइज टू। बायो-सावर्ट्स लॉ किस पे अप्लाइज होता है, ओनली स्टैटिक चार्जेस पे, ओनली मूविंग चार्जेस और करंट एलिमेंट्स पे, ओनली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स पे, बोथ स्टैटिक एंड मूविंग पर। तो ओनली मूविंग चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है, ठीक याद रखना, इसी पे ही हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन, जब एंगल किस किस के बीच में, करंट एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना होगा, कि मैं तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पहले तो आप याद कर लो। साइन थीटा के, साइन थीटा की वैल्यू किस पे मैक्सिमम होती है, 90 पर, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इन सब टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डीसी करंट। करंट के लिए, डीसी के लिए क्या चीज ट्रू है, इट कैन नॉट बी स्टोर, इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये वाला मत सही है, ठीक ध्यान रखना। डायरेक्ट करंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि ये ऊपर जिगजैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर्स डीसी एनर्जी। डायरेक्ट करंट को कौन स्टोर करता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैपेसिटर, बैटरी। बैटरी स्टोर करती है। आप सबने मोबाइल की बैटरी तो देखी होगी, मोबाइल में बैटरी में कौन सा करंट स्टोर होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट नहीं। चार्ज जरूर होता है, ठीक, लेकिन उसमें लगा होता है कन्वर्टर, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर कर देता है, जो कि आप फोन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्ट करंट इज मोस्टली यूज कहाँ पर होता है, तो डायरेक्ट करंट हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक, चार्ज चीज़ों में चार्ज करना चाहिए, जैसे बल्ब चार्ज कर लेते हैं, जो चार्जिंग वाले होते हैं, हम लोग फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, तो चार्जिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बल्ब। ऑल्टरनेट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर है अल्टरनेटर, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। एसी करंट हमारा, एसी करंट बोलते थे हम लोग, कभी कभी हमने भी कई बार इस्तेमाल किया है एसी करंट। अब जब एसी बोल दिया तो करंट क्यों बोल रहे हैं, या तो ए करंट बोलो, ए करंट, डी करंट। बहुत लोगों से मैंने भी सुना है एसी करंट, तो मुझसे भी एसी करंट निकलता है, बट ये होता है ए करंट और डी करंट। अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर, ठीक ध्यान रखना, सी ऑप्शन फैक्टर्स का। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट चेंजेस। डायरेक्शन है वो कैसा चेंज करता है, चेंजेस करता ही नहीं है, ये पूछा कि पहले में तो गलत हो गया, चेंज तो करता ही है। पीरियडिकली चेंज करता है कि कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, ओनली ट्रांसमिशन के टाइम चेंज करता है, तो इसका आंसर बी वाला, पीरियडिकली चेंज करता है एक मिनट डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट विथ हायर फ्रिक्वेंसी। ऑल्टरनेटिंग करंट विथ हायर फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर देता है एनर्जी लॉस को, इंक्रीज कर देता है पावर ऑफ द सर्किट, या चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ मोर फ्रिक्वेंटली, या बिकम्स डायरेक्ट करंट। तो ये तो है नहीं इसका आंसर, इंक्रीज कर देगा पावर को, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो पावर का कुछ नहीं है, एनर्जी लॉस का कुछ रिलेशन नहीं है, तो चेंज डायरेक्शन फ्रॉम मोर फ्रिक्वेंटली। हायर फ्रिक्वेंसी में अपना डायरेक्शन मोर फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा एसी करंट।
फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपके घरों में जो करंट आ रहा है एसी करंट, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है एसी करंट की, वो है 50। लर्न कर लो, ये तो लर्न वाला पॉइंट है। 50 हमारे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का एसी करंट आता है। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल रिप्रेजेंट? फ्रिक्वेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, आपने कई जगहों पे पढ़ा भी, साउंड में फ्रिक्वेंसी पढ़ा होगा, नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ऑल्टरनेटिव करंट का जो होता है, ऑल्टरनेटिव करंट जो है एक सेकंड में 50, एक सेकंड में 50 टर्न कर लेता है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है, 50 नंबर ऑफ साइकिल्स को कंप्लीट करता है। तो इसलिए इसको एसी जो करंट होता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हम लोग के घर पे आता है, ऑल ओवर इंडिया में आता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी? कौन सी डिवाइस होती है जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है? तो फ्रीक्वेंसी मीटर, जो कि फ्रीक्वेंसी को और अमीटर का शो करता है करंट को, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को ओम मीटर, ओम को। ये भी आपको छोटे छोटे पॉइंट लर्न करते चलना है। नेक्स्ट है एसी इज प्रेफर्ड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसी क्यों प्रेफर्ड होती है, मतलब डीसी क्यों नहीं? डायरेक्ट करंट क्यों नहीं फैला देते भाई? डायरेक्ट करंट क्यों? एसी ज़्यादातर एडवांटेज देती है हम लोगों को। तो एसी चीपर है, जनरेट कर ले जल्दी जनरेट हो जाती है। इट कैन बी स्टेप्ड अप टू हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन के लिए। इट इज सेव्ड एंड एसी इट डज नॉट रिक्वायर ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला, इसको स्टेप्ड अप कर लो टू हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन के लिए। क्यों? जब हम लोग हाई ट्रांसमिशन करते हैं, जब एसी करंट को एक शहर से दूसरे शहर में, तो इसको हम लोग स्पीड अप करके करते हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो सके, एनर्जी लॉस कम हो सके, इसलिए हम लोग इसको स्टेप्ड अप करके इजीली हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसको धीरे धीरे करके स्टेप डाउन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, और हम लोग के डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाती है फिर वो। एसी वोल्टेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज यूजिंग, क्वेश्चन बढ़िया है। अब बाहर को बीच हम लोग कहा तो स्टेप अप हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है, लेकिन करता कौन है? सॉरी, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता कौन है? इंक्रीज और डिक्रीज एसी का जो वोल्टेज है वो कौन करता है? रेक्टिफायर, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर तो एसी प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन। सही है। जो एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो स्टेप अप करेगा मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। एंड व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? पूछा गया नॉट एन एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है एसी ओवर डीसी पे। इजी ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो है, इजीली हम एसी ट्रांसफर कर सकते हैं एसी करंट का। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ट्रांसफार्मर, ये भी सिंपल है, ठीक। और वो लो और एनर्जी लॉसेस होते हैं, बिल्कुल सही, कम एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसमिशन में। रिक्वायर नो कन्वर्जन फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये ऑप्शन यहाँ पे एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे इसका एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AC systems are more economically than DC system because more economical इकोनॉमिकली है देन DC सिस्टम से। तो यहाँ पे बताना है क्यों। लेस कॉपर नीडेड होता है, हाई करंट की वजह से AC डज नॉट नीड रेक्टिफिकेशन और AC इज सिंपलर टू जनरेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि लेस कॉपर की जरूरत पड़ती है ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए। नेक्स्ट है इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एसी इज बेटर। लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं, एसी बेटर है, क्यों है भैया? एलिमिनेट करती है एनर्जी लॉसेस या रिड्यूस करती है नीड ऑफ ट्रांसफार्मर्स। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे। इट रिक्वायर्स लेस इंसुलेशन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी वाला। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे। हाई वोल्टेज क्या कर देते हैं हम लोग? हाई कर देते हैं, करंट क्या हो जाएगा? लो करंट पे हाई वोल्टेज पे हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं एक शहर से दूसरी शहर। इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एसी इज बेटर है, ठीक, तो वही सेम इसका आंसर सी वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका लास्ट टॉपिक भी है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस लास्ट टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला हमारा इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज इज कनेक्टेड इन द
फ्यूज को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर से। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है वो कितना आता है इंडिया में, 220 वोल्ट का। लर्न करने वाले पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ द अर्थ वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। पर्पस क्या है अर्थ वायर का, वो है हमारा कंप्लीट करना सर्किट को, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस करना पावर कंजप्शन का, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट करना यूजर को फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक के, बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचाना। इन डोमेस्टिक सर्किट में अप्लायंसेस आर जनरली कनेक्टेड इन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेस्टिक सर्किट पढ़ रहे हैं और हमको सीरीज से पैरेलल ना पढ़ता हो तो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं वो किस कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। तो आपको याद करना है पैरेलल में। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे घरों की अप्लायंसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। फैन, ट्यूबलाइट। Which is the what is the function of an electric fuse in a domestic circuit? To supply power, to stop electric flow, current flow, to protect the circuit from excessive current, या to increase current। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी वाला। टू प्रोटेक्ट द सर्किट। फ्यूज का काम है, फ्यूज का काम है भाई ज़्यादा करंट आ जाएगा हमारे अप्लायंसेस को उड़ा देगा। ज़्यादा करंट आने से पहले ही ना अपने आप को कनेक्शन तोड़ दो। तो फ्यूज एक वायर है, ठीक, जो कि एक लिमिट तक करंट को सहन कर सकता है। उससे ज़्यादा करंट अगर देर तक आया तो जी अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, एक सुसाइड कर लेगा, ताकि आगे के लोगों को बचा सके वो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है टू प्रोटेक्ट करना सर्किट को फ्रॉम एक्सेसिव करंट से। एक आत्महत्या, अपनी आत्महत्या कर लेता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर इन डोमेस्टिक सर्किट में। तो सेफ्टी मेजर क्या नहीं है, अर्थिंग करना, ये तो सेफ्टी मेजर है, अच्छी बात है। यूजिंग एन फ्यूज का, वो भी सही है। यूजिंग अ थिक कॉपर वायर या यूजिंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन। थिक कॉपर वायर अच्छा बात है, कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा। सिल्वर वायर तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, कॉस्टली है, तो यहाँ पे कॉपर वायर सही है। एंड यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये गलत है, ठीक। तो हमारा गलत से तो पूछा गया तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना, पूछा गया तो नॉट अ सेफ्टी मेजर, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्यों, अब क्यों, यहाँ पे ध्यान, नीचे इमेज दी है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप सीरीज में कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं, मान के चलिए सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ से करंट गया पहले वाले बल्ब में, कोई खराबी आके अगर पहले वाले बल्ब में इसका कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं। अब आगे फ्लो नहीं होगा तो बाकी के दो बल्ब क्या हो जाएंगे, जलेंगे नहीं। अगर हम पैरेलल में रख लगाएंगे इनको, ठीक, अगर इन बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अगर एक फ्यूज भी हो जाए, ठीक, एक अगर फ्यूज भी हो जाए तो बाकी करंट तो बाकी में जा रहा ना, बाकी सोर्सेस में तो जा रहा ना करंट, बाकी बल्ब तुम्हारे जल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इसलिए हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन। रेटिंग कितनी रेटिंग का लेना पड़ेगा। देखो फ्यूज जो होता है अलग अलग रेटिंग्स का आता है, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर तक और भी आगे तक का आता है। तो वो डिपेंड करता है आपके सर्किट में करंट कितना है। ठीक, आपके घर में करंट का इस्तेमाल ही सिर्फ 5 एम्पियर तक का हो रहा है तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा ले लो, 6 एम्पियर तक का ले लो बस। ठीक, अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो ये टूट जाएगा, आपके सर्किट को बचा लेगा। अब आपके घर में ज़्यादा अप्लायंसेस, ज़्यादा बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं जो कि ज़्यादा करंट इस्तेमाल हो रहा है तो आप उससे ज़्यादा, तो रेटिंग डिपेंड करती है आपकी करंट पर, टोटल करंट इन द सर्किट पर भी ऑप्शन। सर्किट में कैसा करंट है, कितना करंट है, उसके हिसाब से फ्यूज लगाया जाएगा, उतनी रेटिंग का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस मस्ट ऑलवेज बी अर्थेड। इनमें से कौन से अप्लायंस को हमें अर्थिंग करना चाहिए, अर्थिंग से जोड़ना चाहिए। वो हमारा इलेक्ट्रिक फैन को, एलईडी बल्ब, तो जिसमें करंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक, जिससे हमें शॉक लगने की ज़्यादा वो होते हैं, ज़्यादा बड़ा एकदम शॉक लग सकता है एकदम ज़्यादा, जिससे हमारी सर ज़्यादा डैमेज पहुँच सकता है। तो इलेक्ट्रिक फैन से इतना नहीं, इलेक्ट्रिक एलईडी बल्ब तो इतना नहीं, जैसे लैंड लाइट, टेबल लैंप, इलेक्ट्रिक आयरन जो कि 1000 वाट की भी होती है, 2000 या 1500 वाट की भी होती है, तो ये ज़्यादा पावर होती है, ये पावर वाली, तो इनमें ज़्यादा करंट भी इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा
शॉक भी रख सकता है आपको। तो इन जैसे अप्लाइंसेस होते हैं जिनमें ज़्यादा वोट वाले होते हैं, ज़्यादा पावर वाले होते हैं, उनमें हमेशा 3 प्लग दिया जाता है। 2 प्लग्स के साथ एक 3 प्लग भी दिया जाता है, ठीक। एक 3 प्लग भी दिया होता है जो कि हमारा अर्थ से कनेक्टेड होता है। जैसे ओवर करंट आया वो इसमें एक्सेसिव करंट आएगा तो सीधा किसमें पहुंचा देगा, अर्थिंग में, तो आपको इससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। या उसकी बॉडी में करंट आ गया गलती से कहीं किसी के थ्रू, आपने गीले पानी से छू लिया या कुछ किसी, तो वहाँ पे आपको शॉक लग नहीं पाएगा, आप बच जाओगे। और 3 पिन जो प्लग होता है यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, बिकॉज क्यों यूज होता है कि रिड्यूस करने के लिए पावर कंजप्शन, ये प्रोवाइड अर्थिंग, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, प्रोवाइड अर्थिंग। ये जो प्लग है वो आपको अर्थिंग से जोड़ देता है आपके अप्लायंस को। नेक्स्ट है भाई, डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को, प्रेजेंस को बताती है? वो हमारा गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ए लिखा होता तो समझ जाते मीटर है, वी लिखा हो तो वोल्टमीटर है। देखिए हमारा गैल्वेनोमीटर, ये बताता क्या है, डायरेक्शन, ऑल्सो शो द डायरेक्शन एंड ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में आप उसको कनेक्ट कर दो, आपको एक तो ये बताएगा कि भैया हिलेगा, समझ जाना कि भैया इसमें करंट है सर्किट में, और ये किस डायरेक्शन में हिल रहा है उससे पता चल जाएगा ये डायरेक्शन कौन सा है करंट के जाने का, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फ्यूज वायर के लिए। वो हमारा जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो कॉपर मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम होता है, टिन लेड अलॉय होता है कि आयरन होता है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूज को जो अंदर वायर इस्तेमाल होता है वो होता है टिन और लेड अलॉय बना हुआ एक मेटल का वायर। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ यूजिंग एमसीबी। अब जो इस्तेमाल हो रही है हमारे घरों में वो हो रही है एमसीबी, फ्यूज का टाइम चला गया। जो एमसीबी इस्तेमाल हो रही है इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूज के, वो क्या पर्पस क्या है एमसीबीज का? एमसीबी का पर्पस क्या है? तो मोर एक्सपेंसिव है कि रीयूजेबल है, मोर रिलायबल है, रिड्यूस करंट फ्लो या कंज्यूम। एमसीबी हम लोग फ्यूज की जगह पे एमसीबी का जो इस्तेमाल करने लगे हैं, एमसीबी का पहले तो फुल फॉर्म लर्न कर लो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। तो सीधे सीधे कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं वो, बट फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये क्या है भाई, जैसे आपको एक्सेसिव करंट आएगा नीचे गिर जाएगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी, फिर आप इसको उठा दो ऊपर, फिर सर्किट जुड़ जाएगा। अब फ्यूज में क्या होता था, इसमें एक वायर होता था, वो वायर क्या होता था, ब्रेक हो जाता था। अब आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा या उसका वायर चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें काम ज़्यादा था, काम बढ़ जाता था हमारा। अब इसमें इतना काम नहीं है भाई, नीचे गिरी उठा दो उसे। तो ये क्या है, रीयूजेबल है और मोर रिलायबल है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग असर्शंस एंड रीजंस पे पढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं, अब बचे हैं हमारे असर्शंस एंड रीजंस। 10 क्वेश्चन होंगे असर्शंस एंड रीजंस के और हमारा एक पूरी वीडियो खत्म होने वाली है। तो लास्ट असर्शंस एंड रीजंस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप सोच रहे हो असर्शंस एंड रीजन ने, असर्शंस एंड रीजंस आते हैं, अब कैसे आते हैं अब ये बता देते हैं आपको। तो हमारा है असर्शंस एंड रीजंस का पहला क्वेश्चन जो कि आ चुका है। हमने जो असर्शंस एंड रीजंस प्रीवियस ईयर से ही लिया है, आप कहोगे अब आते नहीं है तो भाई देख लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक। इससे पहले आप क्या करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लास्ट तक जो बना हुआ है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मिल रहा होगा, बेल आइकन दबाइए वहाँ पर, ठीक, और जुड़ जाइए हमारी नोबिटा फैमिली से। तो अब असर्शंस एंड रीजंस की बात कर लें, तो पहला असर्शन रीजन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात कह दी इन्होंने भैया, बिल्कुल सही बात कह दी है। तो इन पे हम लगा देते हैं टिक, असर्शन के ऊपर लगाते हैं टिक, ये तो सही है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट वे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या ये सही है? ठीक, तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और यहाँ पे बिल्कुल रीजन जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया है, इसको ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम लोग। बोथ रीजन और असर्शन क्या है, सही है, एंड रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका रीजन लिख देना, ये लिख देना भैया, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब पूछा गया नेक्स्ट है,
A compass needle is placed near a current carrying wire. The deflection of the compass needle decrease when the magnitude of the current is of the wire increase. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं वो, ठीक, यहाँ पे घूम गया क्वेश्चन। यहाँ तक तो ठीक है, कंपास नीडल पेज नियर अ करंट कैरिंग वायर में, करंट कैरिंग वायर के पास कंपास नीडल लेके आया, डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया। ये क्या चीज़ यहाँ पे लिख दी उन्होंने, तो इस वजह से करेक्ट आंसर। डिक्रीज इंक्रीज का कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन तो वो शो करेगा ना। अब डिक्रीज इंक्रीज वाला क्या है वो सिस्टम यहाँ पे समझ में नहीं आया, वहाँ पे गलत हो गया सेशन। अब रीजन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पे नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट, ये सही दिया गया है। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है कि अगर हम करंट बढ़ा देंगे उसमें कंडक्टर में, तो ये यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा असर्शन गलत, रीजन सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। असर्शन आपका फॉल्स हो गया बट रीजन यहाँ पे सही दिया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब एक फ्रीली सस्पेंडेड है, उसको हमने रखी तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रेस्ट करने लगी, ये तो सही है, यहाँ पे टिक लगा देते हैं। असम्पशन सही है। अब रीजन की बात करते हैं तो वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड बिहेव्स ऐसा नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव्स ऐसा साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, तो बिल्कुल सही के रीजन बताया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर रखने पे क्या होता था, फोर्स ज्यादा लगता था ना, बिल्कुल सही है। फिर ये पैरेलल रखने पे जीरो। तो रीजन पढ़ लेते हैं, द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर पे जीरो हो जाता है, ये तो ठीक है, नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ इसमें बताई जा रही है ना सर्सन में, क्या उस चीज़ को यहाँ पर रीजन में एक्सप्लेन किया जा रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ बात कही जा रही है वो तो चलो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या वो और इसका क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ पे मैच बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये अलग बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, ये अलग बात बता रहे हैं, वो भी सही बात बता रहे हैं। जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर का ऑलवेज जीरो होता है, तो यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन फिर लगाएंगे। बोथ असम्पशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है, असम्पशन रीजन छोड़ के मत आना है, सिंपल सी बात है। आपको बेसिक अगर पता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ भैया हाँ, एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रीजन क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड मेजर द इंड्यूस करंट। अरे भैया यहाँ पे आपने गलत कर दिया है, क्या चीज लिखनी थी यहाँ पे इनको, फोर्स। यहाँ पे रीजन गलत हो गया। असर्शन एंड रीजन कहाँ मिलेगा हमको, असर्शन रीजन सी ऑप्शन पे, असर्शन ट्रू रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग द करंट। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। करंट बढ़ा दूंगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, हमें तो इतना सा देखना था भैया, इतना सा देख लिया, हम समझ गए जो बात कहना चाह रहे थे वो। अब रीजन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अरे अरे ये तो उल्टी बात कह दी इन्होंने, तो ये रीजन सही है, ये ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। उल्टी बात कह देते हैं ये लोग हमसे। नेक्स्ट है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन लाइक वेव्स लाइक अ वेव मैग्नेट। बिल्कुल सही है। वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड साउथ पोल। शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन आ गया लास्ट टॉपिक से हमारा, लास्ट सेकंड टॉपिक था ये। ऑल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई में, बिल्कुल सही। और असर्शन में रीजन में कहा गया क्योंकि एसी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ, बिल्कुल सही रीजन, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एसी का ओवर डीसी। अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल भैया बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगा। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है क्योंकि अराउंड अ
ब्राइट भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल भैया बिल्कुल। उसी की वजह, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो वो डिफ्लेक्शन नजर आता है हमको कंपास में। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रीजन क्या दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे नजर आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। ये तो ठीक है अपनी जगह पे, जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो बढ़ सकती है बाय इंक्रीजिंग द करंट यहाँ पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का नाम नहीं लिया गया। स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए या तो सी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोलना चाहिए था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा बोलते। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं फिर अपनी जगह पे। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से रीजन गलत हो जाएगा और हमारा सेशन सही रहेगा। यहाँ पे बी और सी में हो गई है लड़ाई। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट, इस पूरी एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। और जो बच्चे यहाँ तक वीडियो में बने हो ना, उनका तो समझ लो होने वाला है क्लियर बढ़िया तरीके से। तो आप लोग तो जितनी भी मतलब एमसीक्यू सीरीज हमारी डली हुई, पहले तो वो सब आप लोग देख लो कि क्लियरली पूरी सारी एमसीक्यू सीरीज देख लो। हाँ, वो टेलीग्राम की लिंक पे भी, हाई टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ से भी सारी लिंक्स मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ भी डल चुकी हैं अब सारी, जो बच्चे चाह रहे थे ना पीडीएफ मिल चुकी हैं, डल चुकी हैं। व्हाट्सएप पे भी डल चुकी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप और चले जाइए चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी चले जाइए, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियोस के लिए आप प्ले लिस्ट में चले जाइए तो लाइन से मिल जाएंगी सारी। ठीक, तो आपको भटकना नहीं है, नोबीटा डालो, प्ले लिस्ट पे जाओ और सारी देखो, फुल 100+ एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के देखो। अब इससे बाहर हमें लगता कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। एमसीक्यूज अगर आपको सारे सही करने हैं ना, 10 से 13 वीडियोस हैं, 13 चैप्टर्स हैं, 13 वीडियोस हैं, देख लो सारी। आपको एमसीक्यूज की टेंशन ही खत्म कर दो अपनी। अब बच्चा थ्योरेटिकल पार्ट 15 एमसीक्यू से आ रहे हैं, 20 एमसीक्यू से आ रहे हैं, पक्के तो हो रहे हैं। साइंस के अगर 20 नंबर पक्के कर रहे हो तो आपको 13 वीडियो से अगर 20 नंबर पक्के करना तो क्यों नहीं करें। ठीक, तो जाके देखो जल्दी, पूरी एमसीक्यू सीरीज डली है क्लास 10th एमसीक्यूज के नाम से और क्लास 10th साइंस एमसीक्यूज के नाम से, तो सारी वीडियोस देख लो। इसके बाद एक चैप्टर बचा है, उसकी भी डालने वाले हैं, उसको भी खत्म कर दो, तो आप जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अ सोलेनोइड टेंड्स टू एक्सपेंड व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट। सोलेनोइड टेंड्स टू एक्सपेंड, जब करंट उससे पास होता है। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, एक्सपेंड होता है जब उसमें करंट पास होता है? नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। रीजन क्या है, टू स्ट्रेट पैरेलल मेटलिक वायर करंट कैरिंग इन सेम डायरेक्शन रेपेल्स ईच अदर। टू स्ट्रेट पैरेलल मेटलिक वायर, दो स्ट्रेट पैरेलल मेटलिक वायर करंट कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन रेपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन में हो तो रेपेल तो करेंगी ना, तो रीजन तो सही है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे तो हमारे 100 जो एमसीक्यूज थे वो हो गए हैं खत्म। अब आपका काम है चेक करना, ठीक, जो आपने पेन और पेपर पर लिखे थे ना सारे ऑप्शंस, अब आप चेक करिए आपकी तैयारी कितनी है। आपने भाई पूरी तैयारी, चैप्टर पढ़ लिया, पूरी तैयारी कर चुके हो आप, प्री बोर्ड भी दे चुके हो आप, जो आप जिसके प्री बोर्ड भी हो चुके होंगे लगभग सभी स्कूल्स के। तो आप यहाँ से पता चल जाएगा इस चैप्टर की आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि इसमें बेसिक्स था हर एक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इतने सारे एमसीक्यूज उठाएंगे तो हर एक प्रॉपर्टीज उठाई है ना हमने, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी उठाए हैं, और असर्शन से रीजन वो भी लाए हैं। अब हर एक टॉपिक को हमने इतना डीपली जाके क्वेश्चंस बना लिए कि अब इससे बाहर के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं। अब हमें लगता है बुक में हमने ढूंढ लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो आप सब कुछ उठा लिया। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी ना तो आराम से आपने 80 तो एक्यूरेसी रही होगी आपकी, जो 80 क्वेश्चन होंगे आपने सही कर लिए, तो मैच कर लो और हमें कमेंट बॉक्स में ही बता दो कि भाई देख लो हमारी तैयारी इतनी है, ठीक, और नहीं है तैयारी तो करो, ठीक। दोबारा पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, फिर हमारे एमसीक्यू सीरीज पूरी देख लो, ठीक, और प्रीवियस चैप्टर्स की भी डली है वो भी देख लो,
और बस आपका इतना सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सारी वीडियोस को देख लो, तैयारी करो, क्योंकि नंबर आपको लाने हैं, मेहनत आपको करनी है, 20 नंबर आपको पक्के करने हैं, हमें नहीं। तो आपका काम है इन वीडियोस को देखना और शेयर भी करना, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो अब आपका काम है हमारे चैनल से जुड़ना, ठीक। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और भाई शेयर करो ना, जितना कुछ अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। टॉपिक वाइज कहाँ मिल रहा है, टॉपिक वाइज, ठीक। तो टॉपिक वाइज दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर सब कुछ तो एक ही वीडियो में दे रहे हैं। तो आपका काम क्या है भाई, देखो और शेयर करो, सबका भला करो ना। हम भला आपका कर रहे हैं तो आप सबका कर दो, फैला दो ना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करा दो सबसे, बेल आइकन भी दबाओ ताकि वीडियोस आती नहीं। अभी तो इसकी आ रही है, नेक्स्ट सीरीज आप देखोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो हम लोग नेक्स्ट लाने वाले हैं ना, सबसे हटके और सबसे अच्छा लाने वाले हैं। तो इससे पहले आप सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए भैया। जैसी वीडियो आएगी ना आप देख लीजिए, आपका फतेह होने वाला है भैया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।